Hello, dear lovers in literature. Good morning. Today we will discuss about metaphysical movement or metaphysical school poetry. That is concept, and we will try to discuss this concept. I think it will be very helpful for the purpose of academic or competitive exams. Very first, when we come to in literature, about such terms, there are three terms: a school, age, and movement. That means let us clear very first school. What does mean school? पहले तो हम इन तीन शब्दों को आमतौर पर जो लिटरेचर के हिस्ट्री में ये जनरली यूज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक आता स्कूल, और स्कूल से लिटरेचर इन द व्यू पॉइंट ऑफ लिटरेचर हम इतना सा जाने कि स्कूल्स मीन्स इतना सा होगा: अ ग्रुप ऑफ राइटर्स, अ ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स in ideology or in the viewpoint or expression, they are same, they are on the same track, is called group. ये आपका ग्रुप कहलाएगा। एक जैसी विचारधारा, एक जैसे आइडियोलॉजी को प्रदर्शन करने वाला जो समूह होगा उसको हम स्कूल बोलेंगे। अब मोमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है जब ये ग्रुप हमें समझ आ जाता स्कूल। तो मोमेंट मीन्स ये होगा कि ये किसी भी विचारधारा को लेकर जो चलते हैं एज ए मिशन, दे बिकम मिशनरी फॉर दैट पर्पस, फॉर दैट आइडियोलॉजी। तो ये आपका मूवमेंट कहलाएगा। आइदर ट्रेडिशनल जो चल रहा है उसके अगेंस्ट हो सकता है, उससे एडवांस हो सकता है, लेकिन ये जो मिशनरी मोड होगा उसको हम मूवमेंट बोलते हैं। रही बात एज, एज इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इज रिलेटेड टू द स्पैन। स्पैन मीन्स टाइम पीरियड, और आपका एज जो होगा वो टाइम पीरियड से जुड़ा होगा। अब इतना सा होगा कि इस टाइम पीरियड में यदि कोई रूलर, कोई ऑथर्स रहे हैं जिन्होंने एक स्पेशल आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट पर काम किया, फेवर किया, तो उसे एक पर्टिकुलर नाम से जानने लगते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमने तीन टर्म जो इंग्लिश हिस्ट्री में जनरली यूज होते हैं क्लियर किए। अब आइए, एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं बार बार इस चीज़ को कहता रहा हूँ कि हमें, यदि हम कॉम्पिटिटिव पर्पस से, एकेडमिक पर्पस से यदि बात करते हैं तो हमें नट शेल, हमें क्रैमिक बात करनी पड़ेगी। इसका यदि हम पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर यदि आपको बहुत सारा, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं न विद्यार्थी के लिए वो हेल्पफुल होगा। तो आज के इस डिस्कशन में हम इनफॉर्मेटिव बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो आपके बिल्कुल एक एक लाइन से आपके सीधे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले जनरली लिटरेचर में अब बात आती है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मीन्स मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है? तो इसमें जो आपका मेन जो टर्म है मेटाफिजिकल, एटमोलॉजिकली इस टर्म को जब हम डील करते हैं तो इस टर्म में आपका जो वर्ड है एक कंपोजिशनल टर्म है। इसमें पहला आपका आएगा मेटा, और मेटा को एटमोलॉजिकली डिक्शनरी जब हम देखते हैं तो मेटा मीन्स बियॉन्ड, और मेटा मीन्स ओवर, और फिजिकल मीन्स द वर्ल्ड। अब यहाँ बहुत बारीकी से सोचने की बात है। जनरली एक जो लिटरेचर में चला आ रहा है उस हिसाब से ये बात होती है कि मेटाफिजिकल मीन्स इस दुनिया से परे बात, ऐसा कवियों का समूह, ऐसी पोइट्री जिसमें इस दुनिया से परे बात होती है, लेकिन बहुत बारीकी से क्रिटिकल स्टडी के बाद
और बहुत इंटरनल डेप्थ लेने के बाद मैं समझता हूँ इसमें बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। मेरा जो व्यू है वो ये है, बहुत सारे लिटरेचर को रात दिन इतने 30-35 साल के पढ़ने पढ़ाने में जो मेरे समझ आया वो ये है कि मेटाफिजिकल वर्ड को एटमोलॉजिकल जब पढ़ते हैं तो वो कह रहा है कि बियॉन्ड द वर्ड। हाँ ये है, लेकिन उसको हम ऐसे समझने का प्रयास करें कि एक ऐसा एक्सप्लोरेशन इन पोइट्री, a poem or exploration in literature or poetry that is just far from the contemporary traditional tendency or approach in the stream of the extraordinary learning that is called metaphysical। उसे हम मेटाफिजिकल कहेंगे कि समसामयिक तरीके से, परंपरागत तरीके से जो चल रहा है उसके विरुद्ध एक ऐसा विचार, ऐसी विचारधारा का समूह जो उनसे एडवांस लर्निंग, हमें कहेंगे एडवांस लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल लॉजिक एज वेल एज ऑन द ग्राउंड ऑफ द साइंस के धरातल पर, तर्क के धरातल पर, और अपने स्वयं के एडवांस लर्निंग के आधार पर जो आइडियोलॉजी, जो विचारधारा एक्सप्रेस की जाती है वो मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाएगी, वो मेटाफिजिकल आइडियोलॉजी कहलाएगी। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद बात ही आती है कि भाई मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, मेटाफिजिकल जो मूवमेंट है, उसका यदि हम एज माने, इसका पीरियड माने तो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये तो बिल्कुल कहा नहीं जाएगा। चूंकि मेटाफिजिकल पोइट्री के कंसेप्ट और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो हर युग में, हर एज में हर राइटर अपना एडवांसमेंट इन लर्निंग एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअलिटी हर युग में होती है। पर फिर भी यदि हम इसको बात करें, लेट एलिजाबेथन एज, इसका जो बेसिक प्रारंभ या इसको देखा गया, इसको महसूस किया गया, लेट एलिजाबेथन एज को उसमें देखा गया, और ये पूरी तरह से जो अपने स्विंग, इट वाज फाउंड, इट वाज इन द फुल स्विंग, और ये आंका जाता है आपका 1603 to 1649। ये क्या हुआ? लेट एलिजाबेथन पीरियड, then traveled to Jacobean and Caroline period। ये इसका गोल्डन पीरियड माना जाता। ये क्वेश्चन भी आपके रिलेटेड है एग्जाम से, गोल्डन पीरियड, या फिर ये कहा जाएगा कि मेटाफिजिकल कंसेप्ट और मेटाफिजिकल पोइट्री की जो हाइट और लेंथ जो रही वो कौन सा पीरियड, कौन सा काल, या किस किस काल में उसका रिलेटेड रहा, तो ये आपका जेकोबियन टू कैरोलाइन पीरियड। जेकोबियन टू कैरोलाइन पीरियड जो कि गोल्डन पीरियड माना जाता है इसका, मेटाफिजिकल मोमेंट का। इसके जो पोइट्स थे वो जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट। क्वेश्चन ये भी आता है कि फर्स्ट फेज के मेटाफिजिकल पोइट्स मुख्य रूप से कौन थे, तो जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट। इसका जो सेकंड फेज आया उसमें आपके आगे जो पोइट्स है वो आए आपका, जैसे रिचार्ड क्रश आ गया, हेनरी ओम है, और एंड्रयू मार्वेल है।
और अब्राहम कावले, ये इस तरह के जो पोइट्स है रिलेटेड टू मेटाफिजिकल मूवमेंट और मेटाफिजिकल पोइट्री। अब हमें बात करते हैं कि मेटाफिजिकल जो टर्म सबसे पहले आया, ये क्वेश्चन बार बार हर तरह के एग्जाम में आता है। तो जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले अबाउट डन के बारे में, उसका डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर नाम के अपने क्रिएशन में ये कहा दैट डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ध्यान रहे, ये दो तरह की इंफॉर्मेशन रिपीटेडली इन एग्जाम पूछी जाती है। तो यहां बात हो रही है ड्राइडन ने केवल ये कहा अपने एक राइटिंग में डिस्कोर्स कंसर्निंग सेटायर नामक में, जॉन डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये सबसे पहले कहा। लेकिन बाद में ये टर्म मेटाफिजिकल टर्म वाज कोइंड एंड कंफर्म्ड। ये दो टर्म ध्यान रखें, कोइंड एंड कंफर्म्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के द्वारा ये टर्म कोइंड और कंफर्म्ड हुआ, क्योंकि उसने एक बायोग्राफिकल लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पोइट्स नामक एक अब्राहम काउले की बायोग्राफी इंक्लूडिंग अदर पोइट्स, और जिसमें कितने पोइट्स थे? 52। दिस इज टू बी नोटेड डाउन, दिस क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम्स। 52 उसमें पोइट्स थे। उसमें उसने कहा, सैमुअल जॉनसन ने, जॉन डन अफेक्ट्स वेरी मेटाफिजिकली। दो इंफॉर्मेशन हो गई। वेरी फर्स्ट, केवल मात्र जॉन डन के लिए कहा, लेकिन सैमुअल जॉनसन ने सारे 52 लाइफ ऑफ अब्राहम काउले एंड अदर्स, उसमें जब ये देखा तो जॉन डन के बारे में ये टिप्पणी की। ये दोनों बातें अलग अलग ध्यान रखें। अब ये आता है कि मेनली यदि हम मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करते हैं तो मेटाफिजिकल पोइट्री का मेन पर्पस क्या था? तो मेन पर्पस था, ये जो समूह था, क्योंकि सबसे इसका जो गोल्डन एज था, उसमें फाउंडिंग फादर, मेटाफिजिकल पोइट्री फाउंडिंग फादर जॉन डन एंड देन हिज फॉलोअर्स। दूसरा, जॉन डन के लिए ही कहा गया मोनार्क ऑफ विट। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने, दोनों इंफॉर्मेशन। पहला फाउंडिंग फादर, दूसरा मोनार्क ऑफ विट एंड देन अदर फॉलोअर्स। तो आपकी मेटाफिजिकल मूवमेंट और मेटाफिजिकल जो पोइट्री है, उसका मेन पर्पस क्या रहा? डिस्प्ले ऑफ द एडवांस लर्निंग। इस पीरियड के जो पोइट्स थे, उन्होंने ट्रेडिशनल जो काव्य लिटरेचर जो था, उससे हटकर अपना स्वयं का एक्सप्रेशन देना स्टार्ट किया। इनके पास जो ज्ञान का जो एडवांसमेंट था, उसे पहुंचाना स्टार्ट किया। लेकिन इतना सा था कि इनका जो तरीका था वो ट्रेडिशनल से थोड़ा अलग था। इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हम उस ट्रेडिशनल सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करें। नो नो नो, इन्होंने परवाह ये की कि हम हमारे विचार को अपने तरीके से एक्सप्रेस करें। अब उसकी वजह से होता था कि सामान्य तरीके से एडवांसमेंट की वजह से तुरंत रीडर्स के, ऑडियंसेस के ये बात समझ में कम आती थी। बेसिकली जॉन डन की पोइट्री की बात करें, जॉन डन की पोइट्री बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में उसकी बांटी गई। पहला सेक्युलर पोइट्री एंड सेकंड डिवाइन पोइट्री।
ये दो उसके सेक्शंस माने जाएंगे। हम एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो आइए हम बात करते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक से क्या मानी जाए। तो सबसे पहले मेटाफिजिकल पोइट्री की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक अब्रप्ट एक्सप्रेशन। और अब्रप्ट से मतलब आपका ये सडन, मीन्स मेटाफिजिकल पोइट्री में बिना किसी फॉर्मल प्रेजेंटेशन के थीम स्टार्ट होती है, नंबर एक। नंबर दो, फार फेच्ड आइडियोलॉजी होगी, जो कि आपका इसी के साथ हम बात करेंगे, कंसीट एंड फार फेच्ड आइडियोलॉजी। दैट मीन्स अबाउट साइंस, religion, philosophy, and the related other matters based on the experiences. राइटर्स ने अपने विचार अपने अनूठे तरीकों से एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। सो मैनी एग्जाम्पल्स। हम इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी होने से बचाने की पर्पज से हम पोइट्री का रेफरेंसेस दे के बात नहीं कर रहे, आपको सीधी बात कर रहे हैं। अब एक और आपका आएगा पैराडॉक्स। मेटाफिजिकल पोइट्री पैराडॉक्सेस से भरी मिलेगी आपको। पैराडॉक्सेस अपने ही तर्क से, अपने ही तरीके से। और आप जानते हैं पैराडॉक्सेस कि ऐसा स्टेटमेंट जो अपेरेंटली रॉन्ग लगता है, डाउटी लगता है, एंड व्हेन इंटेलेक्चुअली वी डील देन वी एग्री। जैसे एक हल्का सा उदाहरण मैं आपको मेंशन करूं, जॉन डन की डेथ बी नॉट प्राउड। और डेथ बी नॉट प्राउड में कवि क्या कह रहा है, डेथ दाऊ शेल डाई, तेरी मौत तुम मर जाएगी। आम आदमी के समझ में नहीं आता, लेकिन बिब्लिकल बैकग्राउंड पे, बाइबल के बैकग्राउंड पे, फिलोसफिकल तरीके से जब हम डील करते हैं तब समझ आता है। अगला आपका जो बहुत मेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कोलोक्यूअल। और कोलोक्यूअल हम सिंपल बोलें तो कन्वर्सेशनल स्टाइल। कन्वर्सेशनल स्टाइल ऐसा लगता है, इसे जनरली पोइम्स में ऐसा माना जाता है, एज इफ समवन देयर एंड ड्रामेटिकली पोइट राइटर इज आर्गुमेंटेटिवली स्पीकिंग टू समवन। वो ऐसा लग रहा है जैसे तो वो किसी से आर्गुमेंट कर रहा है। कोलोक्यूअल कन्वर्सेशनल स्टाइल, जैसे जैसे आप देख लीजिए, जॉन डन की गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार ले लो, या इसी पोइम को ले लो, डेथ बी नॉट प्राउड। और टाइटल से ही पहली लाइन आपकी कवि कह रहा है, डेथ बी नॉट प्राउड, अरे मौत घमंड मत कर। कवि अपनी इसी बात से शुरू होता है। आगे यदि हम बात करें कि और ऐसी कौन सी आउटस्टैंडिंग हम बात कर सकते हैं जो इसकी कैरेक्टर है, फ्यूजन ऑफ इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजीज। सबसे बड़ी बात है कि फ्यूजन से मतलब है आपका एमर्ज्ड आइडियाज, मर्ज्ड आइडियाज। विचार ऐसे मर्ज किए जाते हैं, इसके साइंटिफिक विचार जो आम लोगों के, कॉमन लोगों को समझ नहीं आता है। जॉन डन की अन्य बहुत सारी पोइम्स के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान है कि किस तरह के इसके विचार अटपटे लगते हैं। द फ्ली वाला विचार लेंगे आप, या किसी भी तरह की पोइम का ले लें, लेकिन ये इसमें मिलेगा। साइंटिफिक आइडियोलॉजी उसमें मिलेगी। अन्य परंपरागत राइटर्स ने जब प्रेम को, धर्म को अपने तरीके से एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, जैसे इसकी रिलीजियस पोएम को लो, बेटर माई हार्ट को लो आप। बेटर माई हार्ट में क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि मेरी सगाई तेरे दुश्मन से हो गई है, बेटर माई हार्ट, मुझे पीटो
मुझे बंधन से मुक्त करा दो, कहने का ये मतलब है वहां पर। तो एक अटपटे विचारों के माध्यम से फ्यूजन ऑफ आइडियोलॉजी एंड साइंटिफिक आइडियोलॉजी, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक से मानी जाएगी। उसके बाद आपका यदि, तो इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर्स और सिमिलीज, मेटाफर्स और सिमिलीज को इतना एक्सटेंड करके कवि बात करता है कि सामान्य रीडर और सामान्य एन ऑर्डिनरी जो रीडर है उसकी समझ से परे हो जाती है, बड़ा उसको समझने में उसको अपनी वो लगानी पड़ती है। तो इस बेस पर आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री अपने आप में इन आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक से पहचानी जा सकती है। अब ये कहाँ तक चला ये तो हम समझ गए कि 1649 1649, चूंकि यहाँ क्या हुआ, नियो क्लासिकल एरा और जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप ने फिर इसका स्थान ले लिया। लंदन में सिविल वार के बाद ये सारी जो पोइट्री थी इसमें वापस आ गई और आपका रिफॉर्मेशन वापस आया, जहाँ तक ये कविता फली फूली। मेरे ख्याल से आज के डिस्कशन में जितनी भी इंफॉर्मेटिव बातें हुई सीधे सीधे क्वेश्चंस के आंसर से या क्वेश्चंस है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इन इंफॉर्मेशंस को आप यदि क्रॉस स्टडी करते हैं, क्रॉस इन पर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हटाते हैं तो यही आंसर्स है। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। विल मीट यू in next video. Thank you.